स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जेक झारखंड विद्युत परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023 कहने का मतलब है दोस्तों आज का ये वीडियो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के सभी विद्यार्थी के लिए, जो विद्यार्थी 27 मार्च को विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर देने वाले 27 मार्च को आज का ये वीडियो दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो 40 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले जो आपके विज्ञान के साइंस के पेपर में 27 मार्च को डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहेगा। और दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप स्किप करके जा रहे हैं तो दोस्तों आप जो अपने बोर्ड एग्जाम 27 मार्च को विज्ञान के पेपर को धोखा दे रहे और इससे आपका रिजल्ट खराब होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखिए, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस प्रकार से टाइम दिया गया है 1.5 घंटा, जिस प्रकार से पूर्णांक 40 नंबर दिया गया है, जिस प्रकार से कहा है कि सावधानी पूर्वक सभी विवरण और मार्कशीट पर भरे, उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भरना है। चलिए आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहता है प्रश्न, प्रकाश की किरणें गमन करते, क्या प्रकाश की किरणें दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी गमन करते, क्या किसी भी दिशा में, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, किसी भी दिशा में चलती है? नहीं सर, जो प्रकाश की किरण है ये सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन एक का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्या कहता है? 2 नंबर कहता है दोस्तों, क्या कहता है सर कि परावर्तन के कितने नियम लागू, परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं? क्या केवल समतल दर्पण पर, क्या अवतल दर्पण पर, क्या उत्तल दर्पण पर, क्या सभी परावर्तक पृष्ठों पर? तो परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर क्या कहता है सर? देखिए तो क्या कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी? गोलीय दर्पण के फोकस दूरी कहने का मतलब है एफ। ये एफ और आर में संबंध क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर आर बटे 2 होता है। यानी कि जो इसी तरह से आप देख के अनुमान लगा सकते हैं, जो एफ है ये आर का क्या है? वक्रता त्रिज्या का आधा है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसके फोकस दूरी क्या होगी? अभी आपको मैं एक सूत्र बताया नहीं बताएं? कैसे नहीं बताएं? बताएं दोस्तों, क्या बताएं? ए बराबर आर बटे 2 बताएं ना? बताएं सर। चलिए इसमें दोस्तों बोलता है फोकस दूरी निकालना, लेकिन आर जो आपका 20 सेंटीमीटर दिया गया तो 20 को 2 से भाग दे दीजिए। क्या होगा आंसर? क्या इसका 10 आंसर निकल रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर 10 निकल रहा है। 10 ऑप्शन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक प्रश्न देते हैं और इसका जवाब देखते हैं कि कितना इस न्यूमेरिकल का जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है। फोकस दूरी दोस्तों आपका दिया है यहां पर, ठीक है। फोकस दूरी आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर क्या होगा? जो दोस्तों मूर्ख लोग रहेंगे, जो मूर्ख विद्यार्थी होंगे वही इसका आंसर नहीं दे पाएगा। जो तेज विद्यार्थी रहेगा दोस्तों वो तो बिना बनाए इसका आंसर देगा और अब भी तुरंत देगा। तो आप अपना अनुमान लगाइए कि आप मूर्ख हैं या तेज। तो जल्दी इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आंसर और बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है? कहता प्रश्न, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जी हाँ दोस्तों, एक बात आपको ध्यान होगा, ये रहा अवतल दर्पण, जी हाँ सर ये अवतल दर्पण है। ये रहा मुख्य अक्ष, जी हाँ सर ये मुख्य अक्ष। ये रहा सी केंद्र, ये रहा एफ यानी कि फोकस दूरी। ये रहा वस्तु सी पर वस्तु भी खड़ा हो गया। ये रहा सी से वस्तु गया पैरेलल से आया तो फोकस से समांतर के बाद आया नीचे, और एक आपका गया फोकस से गया तो समांतर आया, यहाँ पर कटा सी पे, और जहाँ कटा वहाँ से लाइन खींच दीजिए। और कहाँ बन रहा प्रतिबिंब? सी पर बन रहा है। जी हाँ सर, ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए 6 नंबर देखिए दोस्तों, इतना अच्छा से पढ़ाते हैं दोस्तों, और अगर आप जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दोस्तों मुझे बुरा लगता है। एक बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नहीं आए वो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर कहता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर कहता है प्रश्न, क्या कहता है कि वाहनों के पास विदिश दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? पास विदिश, जी हाँ। क्या बाइक चलाएं? जी हाँ सर, हम तो एरोप्लेन तक चला लिए सर। तो बाइक चलाते समय दोस्तों आप जो किसी भी मोड़ पे टर्न लेते हैं तो आप देखते हैं कि पीछे से कोई बाइक है या फिर बड़ी गाड़ी तो आ नहीं रही है, तो कहाँ देखते? तो आप साइड मिरर में देखते हैं। वही साइड मिरर दोस्तों किससे बना होता है? तो ये दोस्तों आपका उत्तल दर्पण से बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर कहता है, क्या कहता है
कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? सोलर कुकर में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? कि सभी किरणों को एकत्रित कर लेता है, सभी किरणों को एक जगह एकत्रित कर लेता है, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्या करता है? 9 नंबर करता है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, माइनस अगर 15 सेंटीमीटर बात की जाए तो दोनों दोस्तों लेंस और दर्पण दोनों ही अवतल हो, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर का प्रश्न कहता है किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? सूत्र पूछा है, P बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। चलिए कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? 11 नंबर का प्रश्न कहता है लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होता है दोस्तों? होता है दोस्तों लेंस का आवर्धक बराबर क्या होता है? V/u होता है, यानी ऑप्शन का हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कहता है? कहता है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी? लगभग 25 सेंटीमीटर होगी। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। यही अगर दोस्तों मानव नेत्र का दूरबिंदु पूछे अनंत कह दीजिएगा, ठीक है। इन्फिनाइट इसका जो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कहता है? कहता है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो लेंस दोस्तों उत्तल, आपका जो नेत्र है ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस का प्रकृति कैसा होता है प्रतिबिंब का? वास्तविक और उल्टा होता है ना? जी हाँ सर, यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या कहता है? कहता है सर कि निम्नलिखित में से किसी अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? देखिए उदाहरण ये रहा है आपका तत्व, आपका क्या है पदार्थ AB एक है और आपका है CD, ठीक है। ये दोस्तों क्या करता है? AB जो है ये D से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। AB D से अभिक्रिया करके AD बना लेता है। B आपका C से अभिक्रिया करके दोस्तों क्या होता है? तो BC बना लेता है। दोनों प्रकार से लेन देन करा, यानी कि ये कहता है कि मैं अपना एक साथी को दूंगा तो तू भी अपना एक साथी को दे। क्या हो रहा है? दोनों अपना एक साथी को दे रहा है, यानी अदला बदल कर, इसको हम लोग द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोनों ओर से, ठीक है। चलिए 15 नंबर कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों हम लोग पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, क्योंकि किसी वस्तुओं कोई भी आपका जो रासायनिक अभिक्रिया है ना उसको आप नष्ट कर सकते हैं ना ही उसका आप उदय कर सकते हैं, ये आपका संतुलित होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार में। चलिए क्या कहता है? 16 नंबर कहता है उपचयन में क्या होता है दोस्तों? उपचयन में दोस्तों ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन से राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर क्या कहता है? कहता है कि पदार्थ X बिलियन का उपयोग सफेदी कराने में होता तो X का नाम क्या होगा? X का नाम होता दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता। ऑप्शन भी राइट आंसर। चलिए अब 18 नंबर कहता है कि धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? मैं आपको कई वीडियो में बताया दोस्तों कि धातु की अगर ऑक्साइड की प्रकृति पूछे तो क्षारीय होगी और अधातु का पूछे तो अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर क्या कहता? एक चित्र दिया गया है दोस्तों, ये आपका है हथेली, हाथ है, ठीक है। हाथ पे दोस्तों अम्ल का बारिश कर रहा, तो यहाँ से देखिए तो छोटा सा हाथवा में जो एक बूंद अगर अम्ल गिरा तो क्या हुआ? वहाँ गड्ढा हो गया। कहने का मतलब क्या? तो ये दोस्तों सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन पर चेतावनी लगाता कि अम्ल को ज़्यादा यहाँ पर खिलवाड़ ना करे, आपकी जिंदगी भविष्य खतरे में हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कहता है कि क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, क्षारक जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करता है और अम्ल H+ आयन प्रदान करता है, ठीक है। OH- ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर कहता है अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों कौन सी गैस निकालती है? तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन से राइट आंसर। चलिए आप कहता है 22 नंबर क्या कहता है? सर कि क्लोर क्षार पर कार्बन से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में दोस्तों आपका क्लोरीन का निर्माण होता है, इसलिए कहा दिया पहले क्लोर, ठीक है। चलिए ऑप्शन से राइट आंसर। चलिए 23 नंबर कहता है एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील होता है, स्वाद में कड़वा होता है, आसपास उस साबुन की तरह होता है तथा प्राकृतिक संचारक है, वह पदार्थ क्या होगा? सबसे पहले एक ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना? स्वाद में कड़वा तो क्षारक होता है, जी हाँ सर, क्षारक तो स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन क्या क्षारक इसका राइट आंसर होगा? नहीं जी, एक नंबर गलत हो जाएगा। कैसे सर? जब क्षारक जल में घुलता है तो दोस्तों ये क्षारक नहीं कहलाता बल्कि क्षार कहलाता। ऑप्शन 20 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में
किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय जल करते हैं? अम्लीय वर्षा कहेंगे, ऑप्शन भी हो जाएगा 5, जिसका पीएच मान 5 हो जाए उसको हम लोग अम्लीय वर्षा वाले जल कहते हैं। चलिए 25 नंबर कहता है किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिलिया ले जाती है, तो गैस फटफट के धुआं की तरह जलती है, वह कौन सी गैस की वह कौन गैस होता है? तो दोस्तों वह होता है आप सभी का हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर कहता है, क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो अवस्था में परिवर्तन, रंगों में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, यानी कि जितना भी बात का ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। चलिए 27 नंबर कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में दोस्तों भोजन का अवशोषण छोटी आंत होता है। छोटी आंत का एक और नाम है क्षुद्रांत। ठीक है, चलिए 28 नंबर कहता है कि रक्त वाहिका जो रुधिर के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। ऑप्शन भी राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्या कहता है कि कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बन जाता है, तो बनाने में कौन मदद करता है? आपको पता है दोस्तों कि आपको कहीं पर जो है कटा है हाथ पर जो है कहीं पर जरूर कटा होगा। ठीक है, खरोच भी लगा तो बाद में थोड़ा सा खून निकलता है, उसके बाद वो थक्का बना लेता। तो ये दोस्तों किसके कारण होता है? तो ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर कहता है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? तो जल की हानि दोस्तों वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन कराती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण मुख्य उत्पादक क्या? तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 32 नंबर क्या कहता है? कहता अमाशय के आंतरिक स्तर का जो अंतर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? तो अम्ल की रक्षा दोस्तों ये श्लेष्मा के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 33 नंबर का था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो दोस्तों जो पूर्ण तरह से शाकाहारी होता है उसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होगा। मनुष्य दोस्तों ये पूर्ण तरह से शाकाहारी नहीं होता, ना ही कुत्ता होता है और ना ही शेर। तो कौन होता है? गाय। इसका जो गाय जो है पूर्ण तरह से शाकाहारी होता है और इसका क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत इसका सबसे लंबा होता है। चलिए 34 नंबर का था अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में विखंडन का जनन होता है। ठीक है, विखंडन से जनन होता है। चलिए 35 नंबर क्या कहता है कि पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? पर्तन कलम रोपण इत्यादि कायिक प्रवर्धन की जो है विधि है। चलिए 36 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन पादप का मादा का जनन अंग भाग है? तो कौन पादप मादा का जनन अंग भाग है दोस्तों? तो यहाँ पर अंडाशय इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारण रोग है? तो लैंगिक संचारण रोग दोस्तों इसका गोनरिया इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर कहता है और जो भी वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। कहता प्रश्न शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु दोस्तों ये वृषण में उत्पन्न होता है। ठीक है, वृषण इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 2 और प्रश्न बचा है इसलिए वीडियो क्लास कर लीजिएगा। कहता है तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है? तो उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ठीक है, 40 नंबर आज का ये वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों कहता है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काफी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मुझे अनुमान लगेगा कि कौन विद्यार्थी 40 प्रश्नों को देखा है। तो जो देखा है उसका आंसर नीचे कमेंट में आना चाहिए, सभी का जो देखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह और नए वीडियो में।